यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक लाइनर वाले क्वेश्चंस रहेंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट तगड़ा रहेगा तभी ये सारी चीजें लगेगी। देखिए ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का दिख रहा है और ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी का क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है, ये क्वेश्चन थर्मल का है और यहां पर क्या है, प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्टीज का अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी जो होगा वो 3 टाइप के प्रॉपर्टीज होते थे क्या? प्रॉपर्टीज होते हैं 3 टाइप के होते थे क्या भाई? सबसे पहला प्रॉपर्टी है इंटेंसिव, और दूसरा जो टाइप का प्रॉपर्टी होता था उसको हम लोग बोलते थे क्या, एक्सटेंसिव। इसको ध्यान से सुनिए क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो मास और सिस्टम के साइज ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिव मतलब जो मास और सिस्टम के साइज दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। एक्सटेंसिव मतलब जो मास और साइज सिस्टम के दोनों पे डिपेंड करता है। इसको हम लोग देख लिए, जो सिस्टम के मास और साइज दोनों पे डिपेंड नहीं करता है उसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो सिस्टम के मास और साइज दोनों पे डिपेंड करता है उसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इसमें आपको ध्यान देखना है, देखिए इसमें आपको ध्यान रखिए। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब विस्कोसिटी पूछ देगा, कौन सा प्रॉपर्टी, डेंसिटी पूछ देगा, प्रेशर, टेम्परेचर। यहां पर क्या क्या बोला हूं, ध्यान सुनिए। इसको मैं पहले वाले टर्म को बोला विस्कोसिटी, इसको लिखिए डायनेमिक विस्कोसिटी। ये दूसरा वाला जो है वो डेंसिटी, ये प्रेशर, ये टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी। ये सारी चीजें क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूं भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की तो यहां पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा होगा, मास होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, मास। अगर ये बोल देगा मास तो मास भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद एनर्जी, ठीक है। उसके बाद एनर्जी के बाद वॉल्यूम, एनर्जी के बाद क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखते हैं एंथैल्पी, उसके बाद एंट्रोपी, उसके बाद क्या होता है, एंट्रोपी। वेट अ मिनट, ये सारी चीजें क्या है, आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। इसको आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी से 101% एक क्वेश्चन आएगा, बस इतने को ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन प्रॉपर्टी का बन जाएगा। इससे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। पहला चीज क्या पूछेगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, तो मास और सिस्टम के जो साइज पे डिपेंड करता है उसको नॉट डिपेंड नहीं करता है, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक्सटेंसिव मतलब जो मास और साइज दोनों पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। म्यू की अगर वैल्यू की बात करूं मैं, म्यू की ये क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी भाई, रो की वैल्यू ये क्या है, ये डेंसिटी, पी फॉर प्रेशर, टी फॉर टेम्परेचर, के फॉर क्या है, ये थर्मल कंडक्टिविटी, के फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहां पर हम देखते हैं मास, एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी। ठीक है, मास, एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे चीजें क्या है, आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज देन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो डेंसिटी कौन सा प्रॉपर्टी है, अभी मैंने बताया ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये भी टेम्परेचर की बात कर रहे थे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो वॉल्यूम बस एक ऐसा चीज बचा जो हमको क्या दिखता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसी पूछेगा, एक क्वेश्चन जिसमें मैंने कई कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, बस प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म। इससे बाहर से अगर कुछ भी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, बस आपके साथ दिमाग से खेलेगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया, बॉइलिंग कब होता है, टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तब होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये कुछ नहीं है, टेम्परेचर की बात किया है। समझ में आ गया,
मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये कुछ नहीं, किसकी बात किया है, टेम्परेचर की बात की है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट वन, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस। देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस, यहां पर एनर्जी जो होगा, देखिए एनर्जी, अब एनर्जी की बात करूं मैं अगर, ठीक है, एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस किसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर एनर्जी कई टाइप का होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक है, देन आपका आता है क्या, इंटरनल एनर्जी। तो सभी एनर्जी अलग अलग चीजों पे डिपेंड करते हैं। यहां पर थर्मल का फिर से क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इसको आपको ध्यान रखना है। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। एंथैल्पी पूछ देगा, ये किसका टेम्परेचर होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। एंट्रोपी पूछ देगा, ये किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर ओनली। ठीक है, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ए सिस्टम इज सेड टू बी व्हाट, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम if the system is in, a system is said to be in a thermodynamic equilibrium। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम है, तीन टाइप के इक्विलिब्रियम हम पढ़े थे। कौन कौन से तीन टाइप के इक्विलिब्रियम, पहला हम पढ़े थे मैकेनिकल, दूसरा हम पढ़े थे क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा हम लोग पढ़े थे क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और क्या है यहाँ पे, थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अगर सिस्टम जो सराउंडिंग पे फोर्स लगा रहा है और सराउंडिंग जो सिस्टम पे फोर्स लगा रहा है वो दोनों इक्वल हो गया, वो दोनों इक्वल हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। सपोज मैं एक सिस्टम हूं, ध्यान से सुनेंगे, सपोज मैं एक सिस्टम हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा क्यों हूं, ताकि मेरे मैं जो स्टूल पे फोर्स लगा रहा हूं, स्टूल भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगा रहा है क्या, स्टूल भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगा रहा है क्या, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ स्टूल किस पे है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। इसको आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं स्टूल मेरे साथ क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरी चीज है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे अगर H2O है, H2O है, इसको मैं क्या बोलता हूं, 2H + O-। H2O है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 2H + O- बोल सकता हूं क्या सर, बिल्कुल इसको 2H + O- मैं बोल सकता हूं। अब इसको ध्यान से सुनेंगे, अगर ये H2O है तो 2H + O- बना, तो 2H + O- मिलकर क्या H2O बन जाएगा क्या सर, बिल्कुल H2O वो बन जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो ये बोलता है कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग, अगर सिस्टम का टेम्परेचर, अगर सिस्टम का टेम्परेचर इज इक्वल टू सराउंडिंग का टेम्परेचर हो जाए, तब क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाए। कहने का मतलब सपोज ये पेन है, सपोज मैं ही एक सिस्टम था ना, मैं हूं, क्या मेरे बॉडी का टेम्परेचर, देखो सिस्टम क्या होता है, जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, वही सिस्टम होता है। जिसके ऊपर हमको ऑब्जर्वेशन रहता है, कंसंट्रेशन रहता है, वही मेरा सिस्टम होता है। उसके छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होती है, सराउंडिंग होती है। ठीक है, दूसरा चीज अब ध्यान सुनिएंगे, अगर मैं सिस्टम हूं, मेरा टेम्परेचर, क्या आपका टेम्परेचर बराबर होगा क्या, या
जितने भी मेरे सामने गैजेट्स रखे हुए हैं उन सब का, लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, चार्जर, इस सब का टेम्परेचर बराबर होगा क्या? मेरे से नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। और इसी के कारण, थर्मल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होने के कारण जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, वो पॉसिबल कभी नहीं होता। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को ध्यान सुनिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस को अगर पॉसिबल कराना है ना, ऐसा बोलते हैं ना, रिवर्सिबल प्रोसेस इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि इस दुनिया में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल है, केमिकल भी पॉसिबल, लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर यही पॉसिबल हो गया तो सभी इंजन की इफिशियंसी 100% हो जाएगी। इस दुनिया से इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए थर्मल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होने के कारण जो दुनिया में जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं? देखिए, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर तीनों इक्विलिब्रियम फॉलो नहीं करे या ओनली वन फॉलो नहीं करे, ठीक है, या दो फॉलो नहीं करे या कोई फॉलो नहीं करे, ठीक है, तब भी सिस्टम क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। बस शर्त यह है कि सभी जो है इक्विलिब्रियम फॉलो मत करे। अगर सभी इक्विलिब्रियम को फॉलो कर देगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा? आपका इक्विलिब्रियम सिस्टम क्या हो जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में चले जाएगा और ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कौन कौन से आते हैं? इसको बस नहीं मार देना। केमिकल भी आता है, थर्मल भी आता है, केमिकल भी आता है और मैकेनिकल। तो बी फॉर बॉम्बे जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकेनिकल ये सब क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट वन, कंट्रोल वॉल्यूम इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिफर्स टू। कंट्रोल वॉल्यूम in a thermodynamic system refer to what? कंट्रोल वॉल्यूम इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिफर टू। देखिए, सिस्टम, जब हम बता रहे थे कि सिस्टम क्या था, जब मैं बता रहा था कि सिस्टम क्या था, तो सिस्टम के 3 लेवल थे और 3 टाइप बोल सकते हो। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा ओपन सिस्टम हो गया। ओपन सिस्टम के बाद दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में 3 सिस्टम है, ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पे आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान सुनिएगा। देखिए, 3 टाइप के सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं ये बोल देता हूं कि मास का इंटरेक्शन सिस्टम, देखिए ये सिस्टम है, इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं कंसीडर करता हूं पंप, पानी वाला पंप, पानी वाला पंप को जैसी मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? रोटेट होने चालू हो जाएगा। जैसे ही रोटर रोटेट होगा तो क्या करेगा? पानी खींचेगा और आउटपुट में देगा। ठीक है, तो मास का भी इंटरेक्शन होगा और एनर्जी का भी इंटरेक्शन होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। समझ में आ गया? मास का भी इंटरेक्शन होगा और एनर्जी का भी इंटरेक्शन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। अब बात आता है क्लोज्ड सिस्टम, जिसमें मास का तो इंटरेक्शन नहीं होगा बट एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। जैसे प्रेस, जो प्रेस करते हैं ना, कपड़ा प्रेस करते हैं, तो क्या हम जैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं हीट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो गया ना, एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, एनर्जी का इंटरेक्शन हो गया। लेकिन ऐसा है कि जैसे ही हम लोग हीट चालू करते हैं कि 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो हो जाता है उसका वजन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखना। इसीलिए ऐसा नहीं होता है, इसीलिए क्लोज्ड सिस्टम को फिक्स्ड मास सिस्टम, यहां पे जो टर्म लिख रहा हूं उसको ध्यान रखेगा बाबू,
इसी को फिक्स्ड मास सिस्टम या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। फिक्स्ड मास सिस्टम या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। किसको? क्लोज सिस्टम को। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज है आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज है? ना ही इसमें मास का इंटरेक्शन होगा और ना ही इसमें एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। मतलब ये जो यूनिवर्स है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, यूनिवर्स को। ठीक है, यूनिवर्स को। बस इसको ध्यान रखना। थर्मस फ्लास्क भी आता है, थर्मस फ्लास्क भी आइसोलेटेड सिस्टम है। ओपन सिस्टम का पंप का एग्जांपल, क्लोज सिस्टम में जितने भी गैजेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, प्लग ऑन किए रोटेट होना चालू होगा। पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट विथआउट वाल्व, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहता है ना ऐसे, ये तो ये क्या करेगा? पिस्टन सिलेंडर मूव करते रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्या करेगा? ये मूव करते रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको एक बारी ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को करने आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है फिक्स्ड मास क्वांटिटी ऑफ मैटर, लेकिन ओपन सिस्टम को भी रीजन इन स्पेस बोलते हैं। रीजन इन स्पेस, एक तो रीजन इन स्पेस बोलते हैं इसको, दूसरा चीज इसको बोलते हैं हम लोग रीजन इन स्पेस के बाद दूसरा चीज इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम। कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड रीजन इन स्पेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिक्स्ड रीजन इन स्पेस ऑफ फिक्स्ड रीजन इन स्पेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है सिस्टम का कॉन्सेप्ट। एक तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा, एक तो सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। आएगा मतलब आएगा, एक लाइन में लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 प्रोसेसेस। तो देखिए, ये एप्लीकेशन पार्ट का क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें 3 टाइप के साइकिल होते हैं। क्या? ऑटो साइकिल, उसके बाद डीजल साइकिल, उसके बाद क्या होता है? ड्यूल साइकिल। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और क्या होता है? ड्यूल साइकिल। ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे, अब इसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए, ऑटो साइकिल क्या होता है? ऑटो साइकिल। ठीक है, ऑटो साइकिल की अगर मैं पीवी डायग्राम की मैं बात करूं, ऑटो साइकिल के पीवी डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये ऐसा बनता है। सॉरी, वन, टू, 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। मतलब इसमें क्या होगा? 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें 2 कांस्टेंट वॉल्यूम रहेंगे और 2 क्या रहेंगे? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहेंगे। 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 क्या हो जाएगा इसमें? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होगा उसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी लिखा सकता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये दोनों का मतलब एक ही है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ठीक है, और यहाँ पे जो ये लिखा है कि दूसरा क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोकोरिक
कोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, डीजल साइकिल। अब डीजल साइकिल की अगर मैं बात करूं, इसको ध्यान दीजिएगा, डीजल साइकिल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये ऐसे बनता है 1 2 3 4, मतलब ये वॉल्यूम, ये कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है आइसेंट्रोपिक, मतलब दो आइसेंट्रोपिक। ठीक है, एस मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। वन कांस्टेंट वॉल्यूम और वर क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ड्यूल साइकिल में क्या होता है, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, मतलब ये वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, ये प्रेशर, मतलब दो आइसेंट्रोपिक, दो कांस्टेंट वॉल्यूम और एक क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, इतने सारे चीजों पे क्या है ये, इतने सारे चीजों पे क्या है सिस्टम जो है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल वर्क करता है, इतने सारे चीजों, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको ध्यान रखना है। तो डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर प्रोसेस, कौन सा, तो टू आइसेंट्रोपिक, वन कांस्टेंट वॉल्यूम और वन कांस्टेंट प्रेशर, टू आइसेंट्रोपिक, वन कांस्टेंट वॉल्यूम, वन कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये बोलेगा क्या, टू आइसोथर्मल टू, ये तो पढ़े ही नहीं है, तो इलिमिनेट भी करने आना चाहिए। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको इलिमिनेट करने आना चाहिए, अगर आप इलिमिनेट नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस गड़बड़ करने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ द परफेक्ट गैस डिपेंड अपॉन, सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। इंटरनल एनर्जी की बात यह है तो ओनली एंड ओनली क्या हो जाता है, टेम्परेचर ओनली, इसमें नहीं करेंगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, if the value of n is equal to 1 then the process will be, क्या हो सकता है, in a polytropic process if the value of n is equal to 1 means pv to the power n is equal to c, तो इसमें बहुत सारे n होते हैं, जैसे pv to the power n is equal to c बोला है ना, अगर n की वैल्यू 1 रख दो तो ये हो जाएगा ये, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोथर्मल, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए n की वैल्यू को गामा कर दो, ये कितना हो जाएगा n की वैल्यू गामा, तो pv टू दी पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। दूसरा चीज, तीसरा चीज है n की वैल्यू गामा हो गई, अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो pv टू दी पावर 0 इज इक्वल टू c, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक, pv टू दी पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू c, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c, अगर n की जगह आपको 0 रखने बोला तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, n की जगह गामा रखने बोला तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, n की जगह 1 रखने बोलेगा तो इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, और यहाँ पर pv टू दी पावर इनफाइनाइट रखने बोलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं c। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, v टू दी पावर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर c, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, v इज इक्वल टू c, इसी को आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं।
कांस्टेंट प्रेशर, जहां पर भी कांस्टेंट प्रेशर आएगा, जैसे ये कांस्टेंट, इसको आइसोपिस्टिक प्रोसेस बोलते हैं। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था फिलहाल में। आइसोपिस्टिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो ये, तो इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 देन द प्रोसेस विल बी, क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल। क्या होगा बताइए, n की वैल्यू अगर 1 करोगे तो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, बाकी सब नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वेट अ मिनट, ओके, टेक्निकल इश्यूज था। नाउ नेक्स्ट वन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। Which of the following state that the volume of a gas is inversely proportional to the pressure of gas? क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कौन से लॉ में होता है, पीवी टू द पावर सी, यही है, ठीक है, यही है, यही है। तो पीवी, तो पीवी पीवी ओके, क्या इशू है, आई होप आवाज आ रहा होगा। हेलो, 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 ओके ना, ठीक है, क्लियर है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। ये कौन सा लॉ है, ये है आपका बॉयल्स लॉ। ये क्या, कौन सा लॉ है आपका, ये बॉयल्स लॉ है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक आता है क्या, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये आंसर है। गेल्यूसेक लॉ में प्रेशर इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इसको ध्यान रखना। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। एवोगेड्रो लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, यहाँ से कहीं से भी आपको क्वेश्चन जो होता है वो पूछ सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम तो प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर प्रॉपर्टी है, प्रेशर प्रॉपर्टी है, तो ये हीट जो है यही सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब मैं सिस्टम की प्रॉपर्टी आपको बता रहा था, तो याद रखिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस आपको बोला था कि भैया ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, ये आएगा ही आएगा, ऐसे ही कर आपको पजल्ड करेगा। तो यहाँ पर याद रखना, हीट और वर्क जो होता है ये ओनली एंड ओनली पॉइंट फंक्शन होता है, बस सॉरी पाथ फंक्शन होता है, इतना ही ध्यान रखना है इसमें। ये कितना होता है, ये पाथ फंक्शन होता है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना। हीट एंड वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है इसमें, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको मैं बताया था क्या, आइसोपिस्टिक प्रोसेस के बारे में। ये कौन सा प्रोसेस है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया
कि आइसोपिस्टिक प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर जो रहता है क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जो आइडियल गैसेस होता है, ठीक है, आइडियल गैसेस होता है वो क्या होता है, जीरो। कब, जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होता है किसका फंक्शन होता है, ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन फ्री एक्सपांसन प्रोसेस। देखिए सपोज कंसीडर करो कि ये आपके पास मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, यहां पे क्या है, वैक्यूम है। अगर यहां से चीजों को हम रप्चर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स यहां पर फ्लो होना चालू हो जाएगा और कोई भी अपोज नहीं होगा, किसी भी चीज को ये अपोज नहीं करेगा, ठीक है। तो जब अपोज ही नहीं करेगा मॉलिक्यूल्स वैक्यूम में तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्सपांसन अगेंस्ट द वैक्यूम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांसन प्रोसेस, जिसमें वर्क डन क्या होता है, जीरो। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव। देखो मैं क्या बोला था, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है, डेंसिटी नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर नहीं है, कौन सा है, वॉल्यूम इज द क्या है आपका डेंसिटी प्रॉपर्टी। हीट एंड वर्क आर, हीट एंड वर्क क्या है आपका, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। मैं आपको पहले ही बता चुका था हीट एंड वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। हीट एंड वर्क क्या है, पाथ फंक्शन, इसको आपको ध्यान रखना। इन ए प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ द केस रिप्रेजेंटिंग को एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए सॉलिड एंड लिक्विड जहां पर करते हैं को एग्जिस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन कर्व। फ्यूजन कर्व, इसको आपको ध्यान रखना है भैया, फ्यूजन कर्व बोलते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन कर्व क्या होता है, वेपोराइजेशन, मतलब सबसे पहले यहां देखिए वेपर, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन, सॉलिड का सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाना है सब्लिमेशन, फ्यूजन मतलब मेल्ट होना, समझ में आ गया, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना को ही ये बोलते हैं। और ये होता है ट्रिपल पॉइंट, वो प्रेशर एंड टेम्परेचर जहां पर लिक्विड, वेपर एंड सॉलिड ये तीनों एक ही फेज में, वो प्रेशर एंड टेम्परेचर जहां पर लिक्विड, वेपर और सॉलिड वहां पर क्या रहेंगे, स्टेबल कंडीशन में रहेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे वहां पर तीनों। वो प्रेशर टेम्परेचर मतलब ऐसा समझ सकते हो कि लिक्विड, प्रेशर और वॉल्यूम ये ऐसा प्रेशर एंड टेम्परेचर है, ठीक है, उस पॉइंट पे, ऐसा पॉइंट जहां पर लिक्विड, वेपर और सॉलिड जो है वो इस प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, एक पॉइंट पे रहते हैं, ठीक है। अगर इसका डायग्राम बनाना है तो देख लीजिए, ये ऐसा बनता है, ये ऐसा, ये है आपका ट्रिपल पॉइंट, यही है, ये प्रेशर टेम्परेचर होगा कुछ, ये वो प्रेशर टेम्परेचर जहां पर, देखिए ये है आपका फ्यूजन कर्व, इसी को बोलते हैं फ्यूजन कर्व, ये वेपराइजेशन कर्व, ये सब्लिमेशन कर्व, तीनों कर्व एक जगह पे मिल रहे हैं ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जूल केल्विन एक्सपांसन थ्रोटलिंग प्रोसेस, ठीक है, जूल, ये हमेशा याद रखना, ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे दो तीन चीज बता रहा हूं, इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा, दूसरा चीज सडनली प्रेशर ड्रॉप होगा, सडनली क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। थ्रोटलिंग प्रोसेस, एक्सपांसन वाल्व में ये थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है जो आपके फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग में यूज होता है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे, एक एक लाइन के क्वेश्चंस, ऐसी क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आएंगे, बस सीरीज देखिए, आप देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूरे के पूरे लग जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। प्रेशर होता है, वो क्या होता है, गेज प्रेशर होता है। अब गेज प्रेशर में अगर मैं बोलूं कि मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए, तो ये गेज प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होती है उसको पॉजिटिव गेज बोलते हैं, और निगेटिव जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम।
निगेटिव जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम। इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं बोलूं कि एब्सोल्यूट प्रेशर, मैं अगर बोलता हूं कि एब्सोल्यूट प्रेशर, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, ये अगर मैं इसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलूं तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर होगा क्या, मतलब ये होता है गेज, देखिए सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्लस गेज, एटमॉस्फेरिक प्लस गेज। अगर ये गेज पॉजिटिव में है तो, अगर ये गेज निगेटिव में है, अगर वैक्यूम दिया है तो पी गेज। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट प्रेशर में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करना रहता है, प्लस या माइनस करना ही रहता है, तो उसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब पहला क्वेश्चन है, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 101 दिया है किलो पास्कल, तो आपको करना क्या है, मैक्सिमम डेप्थ, तो प्रेशर इज इक्वल टू कहते हैं रो इंटू जी इंटू एच, रो इंटू जी इंटू एच। तो रो की वैल्यू देखो किलो पास्कल में है, तो रो की वैल्यू अपन लिखे 9.81 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना हो जाएगा 981। ठीक है, और इसमें 101 को आप प्लस कर दो, 1081 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमको कौन सा आंसर दिख रहा है, 1082 किलो पास्कल इज माई करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाया, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आपको ध्यान रखना है, प्रेशर अगर नीचे जाएगा, प्रेशर अगर नीचे जाएगा तो क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। प्रेशर अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर अगर नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा, प्रेशर अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, ये निगेटिव। ठीक है, मतलब हाइट नीचे की ओर, अगर सपोज ये वाटर है या फिर हम अर्थ में रह रहे हैं ना, जितना हम अर्थ के ऊपर जाएंगे या वाटर के ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। जितना हम नीचे जाएंगे अर्थ के, प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। सारा का सारा मसला होता है हेड का, सारा का सारा मसला क्या होता है, हेड का। सपोज यहाँ पे एक चीज़ देखिए, और अगर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, अगर यहाँ पे प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच, ये होता है प्रेशर इज इक्वल टू। अब ये एच क्या है, ये हेड है, एच क्या है, हेड है। इसको हेड को, और एक फॉर्मूला है जिससे आप निकालते हैं, ठीक है, हेड इज इक्वल टू होता है एक्स, ये क्या मैंने बताया कि अगर कोई फ्लोइंग फ्लूड है, समझ में आ गया, आपको हेड निकालना है, कोई फ्लूड फ्लो हो रहा है, ठीक, और जो फ्लोइंग फ्लूड है उसकी जो डेंसिटी है, उसके बाद यहाँ पर आप क्या ले लेते हैं, मरकरी ले लेते हैं, तो ये हेड आप यहाँ से भी जान सकते हैं इसका कितना है। प्रेशर डिफरेंस होगा मरकरी के कारण, तो ये जो हाइट आएगा आपका, ये जो हाइट आएगा, ये जो हाइट है इसी की वैल्यू एक्स होती है, ये जो हाइट है इसकी वैल्यू एक्स। तो ये मरकरी भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। समझ में आ गया। बशर्ते ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू माइनस में नहीं आना चाहिए, एच की वैल्यू। अगर ये ऊपर में, ऊपर का जो फ्लूड है क्या रहता है, फ्लोइंग फ्लूड रहता है, फ्लोइंग फ्लूड, और ये जो नीचे में है ये मैनोमेट्रिक फ्लूड रहता है, ये मैनोमेट्रिक फ्लूड। अभी एस जी लिखा हूं मतलब, ये एस जी लिखा हूं मतलब क्या, ये एस जी लिखा हूं मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको आपको ध्यान रखना है। एस जी अगर लिखा हूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें इसमें आती, ये सारी चीजें इसमें आती, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती। तो ये सारी चीजें हो गई, तो ये दोनों फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, इसको, ये दोनों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ
क्वेश्चन नंबर 2, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी, the intensity of pressure, the intensity of pressure in a liquid at rest is same in all direction, the above statement is known as। सोचिए किसका स्टेटमेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये किरचॉफ लॉ तो हो नहीं सकता। क्या बोला है, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड, ऐसे करके आएगा ये, एट एनी पॉइंट इन लिक्विड। देखिए ये इंटेंसिटी, ये वाटर है, इसके किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर सभी डायरेक्शन में प्रेशर क्या रहेगा, समान रहेगा, सभी डायरेक्शन में प्रेशर क्या रहेगा, समान रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी इन लिक्विड एट रेस्ट सेम इन ऑल डायरेक्शन, द अबव स्टेटमेंट इज नोन एज व्हाट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आपको क्या करना, ध्यान रखना है। an oil of the specific gravity 0.9 is contained in a vessel at a point, the height of oil is a 40 mm, find the corresponding height of water at that point। very important things आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ। अब ध्यान सुनना, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच, और पी बाई रो जी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच। ये एच, इसी एच को हमको निकालना है। अब क्या बोल, देखिए एन ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहा है 0.9, इस 0.9 is contained in a vessel at a point of height of oil is a 40 मीटर। ऑयल का हाइट कितना दे दिया है यहाँ पे हमको, 40 मीटर। ठीक है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर एट द पॉइंट। तो देखिए P बाई रो जी एच। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या बोल दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ किसका बोल दिया है, ऑयल का, तो 0.9 होता है। और सिमिलरली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1। वाटर क्या होता है, 1, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यही होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.9। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, P बाई रो जी इज इक्वल टू H1। ये किसी को भी आप ऑयल ले सकते हो और किसी को भी क्या ले सकते हो, आप वाटर ले सकते हो। तो यहाँ पे प्रेशर टू प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर टू प्रेशर को अपन काट देते हैं, तो इसकी रो की वैल्यू कितनी है, जी से जी की वैल्यू काट देते हैं, तो H1 बाई H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो टू बाई रो वन, और रो टी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, रो टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाटर है ना, 1000 कर लो। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 900 यहाँ से। अब ये H1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, H2, H2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 10, 36 मीटर। क्वेश्चन 3 का बी विल भी क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आपको दे दिया P बाई रोजी वाला। ठीक है, ये समझ में आ गया, P बाई रोजी। अब इस P बाई रोजी में कभी कभी क्या देगा आपको, प्रेशर को ही फाइंड आउट करने बोल देगा, रो को ही फाइंड आउट करने बोलेगा, एच को भी, तो किसी को भी फाइंड आउट करने बोल सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बस ऐसा इक्वेट कर देना है आपको जाके, बस क्या करना है, ऐसे ही करके क्या करना है, इक्वेट कर देना है। ठीक है,
ये है इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोगों ने किया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर द यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? देखिए, बार होता है क्या, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। इसको ध्यान रखना बाबू, बार में कंफ्यूज मत हो। ये क्या होता है? मेगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। 1 मेगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको मेगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर मतलब 10 बार। ठीक है, 10 बार। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गीगा मतलब क्या होता है? 10⁹ न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हम आगे भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैकेनिकल गेज। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकेनिकल गेज। गेज से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, समझ में आ गया? ये सारे गेज को आपको ध्यान रखना। मैकेनिकल में जितने भी मैकेनिकल के टाइप्स ऑफ गेज है सबको ध्यान रखना। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैकेनिकल गेज। तो डाइफाग्रेन ये भी मैकेनिकल गेज है। डेड वेट प्रेशर गेज, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, ऑल ऑफ द अबो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबो। ये सारे क्या है? ये मैकेनिकल गेजेस है जिसका डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए जो होता है यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग एनी फ्री सरफेस इज। प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग एनी फ्री सरफेस इज। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये होगा आई थिंक ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, जीरो और ई ऑप्शन क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन क्या है? जीरो। ई ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका? फ्री फ्रॉम एसिलरेशन। द प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग एनी फ्री सरफेस, कोई भी फ्री सरफेस में ध्यान रखिएगा, कोई भी फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है, वहाँ पर जो प्रेशर ग्रेडियंट रहता है क्या रहता है? वो ज़ीरो। फ्री सरफेस पे प्रेशर ग्रेडियंट क्या रहता है? ज़ीरो। इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। हाई वैक्यूम इज ए मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन। बताइए इसको किस में यूज़ करते हैं हाई वैक्यूम को? हाई वैक्यूम इज ए मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टर्न प्रेशर। टर्न प्रेशर में इसको क्या करते हैं हम लोग? यूज़ करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए बैरोमीटर मेजर्स। बैरोमीटर्स क्या मेजर करता है? देखो ये जितने भी है, कौन सा? मैनोमीटर, बैरोमीटर, पीजोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। बैरोमीटर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करता है कि गेज प्रेशर को मेजरमेंट करता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर को कि वैक्यूम को? तो याद रखना जो बैरोमीटर होता है वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। किसको करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है? मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजोमीटर यूज फॉर द मेजरिंग। अब बताइए, तो जितने भी जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम देखें? बैरोमीटर। अब यहाँ पर क्या देखें? पीजोमीटर। अब ये पीजोमीटर भी क्या करता है? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। ये स्मॉल प्रेशर को मेजरमेंट करता है, स्मॉल प्रेशर को मेजरमेंट करता है। पहला चीज़ याद रखना है। दूसरा चीज़, ओनली यूज्ड फॉर एयर, सॉरी, ओनली लो प्रेशर मेजरमेंट, ओनली यूज फॉर लो प्रेशर मेजरमेंट। इसको ध्यान रखना, ओनली यूज्ड फॉर लो प्रेशर मेजरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, इनसाइड सॉफ्ट बबल द प्रेशर इज। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है
कि देखिए सबसे पहले तो सरफेस टेंशन को देखो। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है? देखिए ये है टेंशन ऑन सरफेस। टेंशन ऑन सरफेस ये क्यों होता है? देखो हर सब मॉलिक्यूल से, सबों से मॉलिक्यूल से, ये आसपास के सब मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, सब मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। सिमिलरली जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, स्ट्रेच्ड रहते हैं, स्ट्रेच्ड रहते हैं, ठीक है। और चूंकि ये सरफेस पे होता है इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। अब देखो यहाँ का तो हो गया, यहाँ का तो हो गया, यहाँ का हो गया, लेकिन इधर का बैलेंस हुआ क्या सर? नहीं होता है। तो इसीलिए बैलेंस नहीं होता और इधर इधर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव लगता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। बस इसमें इतने ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए जैसे देखो कई कई चीज़ होती है, सोप बबल होगा, एक सोप बबल होता है, बबल, और ये ड्रॉपलेट्स। बबल और ड्रॉपलेट्स में क्या दोनों डिफरेंस है? जो ड्रॉपलेट्स रहता है वो क्या रहता है, पूरा सॉलिड रहता है। और सॉलिड कहने का ये मतलब नहीं है कि सॉलिड मतलब समझो कि पूरा पानी रहता है। बबल मतलब खोखला रहता है, साबुन के बुलबुले, साबुन का बलबला क्या रहता है, फीका रहता है। लेकिन दवाई डालते हैं और ड्रॉप में तो क्या रहता है, ड्रॉप वो रहता है, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है स्टीम जेट। जैसे ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, नोजल है, नोजल से क्या निकल रहा है, नोजल से क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। तो ये क्या है आपका, पानी। ये क्या है आपका, पानी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना, नोजल से जो निकल रहा है वो पानी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या पूछा है आपको यहाँ पे कि सॉरी ये क्या होगा। तो एक एक चीज को ध्यान रखना, अगर बबल बोला है तो 8 सिग्मा बाई डी, ठीक है, और ड्रॉपलेट बोला है तो 2 सिग्मा बाई डी, और ये वाटर जेट बोला है तो क्या हो जाता है, 4 सिग्मा बाई डी। वाटर बोला है तो क्या हो जाता है, ये 4 सिग्मा बाई डी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। 8 सिग्मा बाई डी, 4 सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई डी। तो अब देख लीजिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, पीजोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग, तो ये हो गया है इनसाइड सोप बबल। तो जैसी सोप बबल आ गया तो आपको क्या ध्यान रखना है, 8 सिग्मा बाई डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 सिग्मा बाई डी, इसको आपको ध्यान रखना है। वेट अ मिनट, 8 सिग्मा बाई डी, ओके नो इशू, 8 सिग्मा बाई डी, ठीक है। अब इसको हम आगे देखते हैं, ए हो गया 8 सिग्मा बाई डी, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, ओके। मतलब यहाँ पे अगर ये बोलेगा तो 4 सिग्मा बाई डी ये किसके लिए है, तो वाटर जेट के लिए है, वाटर जेट के लिए है। 2 सिग्मा बाई डी बोलेगा तो किसके लिए है, ये बबल के लिए है, और सॉरी ये किसके लिए है, वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए, वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए, वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए। 8 सिग्मा बाई डी बोलेगा तो किसके लिए है, ये बबल्स के लिए, ये किसके लिए है, ये बबल्स के लिए, ठीक है। तो ये इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बराबर जो है देखने को मिलेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ यूट्यूब, कभी भी सेंसिटिविटी का अगर क्वेश्चन आ गया, इसका सेंसिटिविटी का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर रहना चाहिए 1/sin थीटा, ठीक है। आंसर क्या रहना चाहिए, 1/sin थीटा। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्लॉयड गेज आर यूज्ड फॉर मेजरिंग, क्या मेजरमेंट करने के लिए मैक्लॉयड गेज का यूज होता है, तो इसमें याद रखना वैक्यूम को मेजरमेंट करने के लिए इस गेज का यूज होता है। वैक्यूम मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, इसका यूज होता है, ठीक है। आरपीएम के लिए नहीं होता, सरफेस रफनेस के लिए नहीं होता, वेलोसिटी के लिए नहीं होता, किसके लिए होता है आपका, वैक्यूम के लिए इसका
यूज़ होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या बोलता है, द डेप्थ ऑफ ए फ्लूइड इज मेजर इन अ वर्टिकली जेड डायरेक्शन, ठीक है। सपोज ये x है, ठीक है, और ये y है, तो z किसको ले रहा है, ये वाला z बोल रहा है, ये z, ठीक है, इसको z ले रहा है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर द स्टैटिक प्रेशर वेरिएशन इन द फ्लूइड इज गिवन बाय द सिंबल। तो इसको याद रखना, ये क्या होता है, डेल पी बाई डेल जेड माइनस, क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा, माइनस रो इंटू जी। द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड मेजर इन द वर्टिकल जेड डायरेक्शन, x and y are the other two direction are mutually perpendicular. The static pressure varies in the fluid. वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक प्रेशर वेरीज इन द फ्लूइड विल बी डेल पी बाई डेल जेड माइनस रो जी, ठीक है। डेल पी बाई डेल जेड माइनस रो जी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, क्वेश्चन नंबर 21, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल विल बी, क्या होगा। देखो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसी क्वेश्चन उठा के देगा आपको आरआरबी जी में, दैट अब ये भी सब, तो क्या हो जाएगा, सब सही है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है मीन सी लेवल से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है मीन सी लेवल से बराबर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन सी लेवल से क्या होता है, बराबर होता है, इसको ध्यान रखेंगे। 101, एक जगह 10.3, एक जगह 760 mm/Hg, देखो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबो। तो ये सब क्या है, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, विच प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज द मेन रीजन ऑफ यूज बैरोमीटर। ये सब चीज को ध्यान रखना, बैरोमीटर में मरकरी का यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बैरोमीटर में मरकरी का यूज होता है, ये पता होना चाहिए। तो क्या रीजन है, हाई डेंसिटी, नेग्लिजिबल कैपिलरी इफेक्ट, वेरी लो वेपर प्रेशर और लो कंप्रेसिबिलिटी। वेरी लो वेपर प्रेशर, तो यहाँ पर जो सी फॉर चेन्नई होगा वो विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी लो वेपर प्रेशर, वेरी लो वेपर प्रेशर, ये क्या हो जाएगा आपका, मरकरी का प्रॉपर्टी, वेरी लो वेपर प्रेशर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कौन कौन से सेलेक्ट द करेक्ट, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर माइनस क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको क्या होगा, मैं आपको चीज़ें बताया था, याद है क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर माइनस, ये तो गलत हो जाएगा। मैं आपको क्या बताया था कि अगर एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या हो जाता है, गेज प्रेशर, या तो प्लस गेज प्रेशर होगा या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस क्या हो जाता है, वैक्यूम, क्या हो जाता है, वैक्यूम। यही दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू क्या आता है, गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक, गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होगा आंसर, सोचिए, गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना, इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, पीजोमीटर इज यूज्ड टू,
पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, क्या चीज़ मेजर करने के लिए पीजोमीटर का यूज़ होता है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। पीजोमीटर का यूज जो होता है ये वेरी लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ये मैंने आपको बताया है। पीजोमीटर जो होता है ये गेज प्रेशर मेजरमेंट करता है, इसको एक आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और पीजोमीटर जो होता है वेरी लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है। एक ऐसे डंडी डंडी रहता है इसमें, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 1 टन प्रेशर इज इक्वेलेंट टू वॉट? तो 1 टन प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 mm ऑफ मरकरी, 1 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 1 mm ऑफ मरकरी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखिए, रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी लॉक्ड रेस्पेक्टिवली एट डेप्थ 0 पॉइंट एंड 2 बिलो कांस्टेंट लेवल इन वाटर। रेशियो ऑफ प्रेशर, देखिए ऐसा कोई पाइप होगा, इसका यहाँ से यहाँ तक का हाइट 0.5 बोल दिया है और यहाँ से यहाँ तक का हाइट 2 बोल दिया है। सपोज ये पाइप है, बर्नौली लगा दो ना यार, P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1, ठीक है, Z1। तो अब जो जो नहीं दिया है इज इक्वल टू हेड, यही होता है डेप्थ। तो द रेशियो ऑफ प्रेशर, एक तो ये नियम हो सकता है, या फिर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच, सेम वही है और कुछ नहीं। प्रेशर P1 बाई P2, तो P1 पे लोकेट A बाई B, 2 पॉइंट्स A एंड B लोकेटेड रेस्पेक्टिवली डेप्थ 0 पॉइंट, तो इसके लिए डेप्थ कितना बोल दिया 0.5 और इसके लिए डेप्थ कितना बोल दिया है 2। ये कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो PA बाई PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो C फॉर चेन्नई विल बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, C फॉर चेन्नई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। बैरोमीटर क्या यूज करने के लिए, मेजर यूज करने के लिए होता है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, जो बैरोमीटर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए होता है, ठीक है, सी, ठीक, इसको आपको ध्यान रखना। ए माइक्रोमैनोमीटर इज इंक्लाइंड, क्वेश्चन नंबर, ए माइक्रोमैनोमीटर विद द इंक्लाइंड ट्यूब इज कॉल्ड अस, क्या हो जाएगा, सेंसिटिव मैनोमीटर। माइक्रोमैनोमीटर क्या हो जाता है, ये सेंसिटिव मैनोमीटर होता है। माइक्रोमीटर क्या होता है, सेंसिटिव मैनोमीटर होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 याद रखना है, ये मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, क्या मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर का यूज करते हैं हम लोग? तो याद रखेंगे इसको, जो मैनोमीटर होता है उसमें हम लोग प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। डिस्चार्ज को 3 चीज से मेजरमेंट करते हैं, ये आपको पता है, कौन सा, वेंचुरी मीटर, याद रखिएगा, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद रोटामीटर भी होता है, ये किसके लिए होता है, डिस्चार्ज, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। ए पीजोमीटर, a piezometer cannot be used for the pressure measurement in pipe when what? तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। फ्लूइड इन पाइप इज गैस, तो मैं याद रखना, मैं बताया था कि ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर वाटर के लिए यूज होता है, ओनली फॉर वाटर, या फ्लूइड के लिए यूज होता है, ओनली फॉर वाटर के लिए, लिक्विड वाटर के लिए। गैस का यूज इसमें हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है, गैस का यूज हम लोग नहीं कर पाते, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 12, क्या होगा भैया, ये कई बार बोल चुका हूँ, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेज। सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड,
डिफरेंशियल मैनोमीटर कहाँ यूज होता है? तो प्रेशर इन पाइप्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको याद रखना, डिफरेंशियल मैनोमीटर है, क्या करता है, 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस बताता है ये मैनोमीटर, ऐसा, इसको आपको ध्यान रखना। सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इज, ये क्या होता है? सडन फॉल बैरोमीटर रीडिंग मतलब समझ जाओ भैया स्टॉर्म आ चुका है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट वन, इन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर द प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर, वेरीज इन द सेम वे एज क्वेश्चन नंबर सी। तो डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, ये सब नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वेरीज इन द सेम वे एज द डेंसिटी। ठीक है, तो आज की क्लास तो इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे।